हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों, बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, और 10th का रिजल्ट आ ही चुका है। आप सभी ने देखा क्या बेहतरीन रिजल्ट रहा इस बार का। अपने इंस्टीट्यूट का सभी बच्चे का रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोटेशन को पढ़ने पे बोर्ड परीक्षा में अब की बार 470 प्लस अंक पार। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है आप सभी को, और बेहतरीन तरीका से हर एक चैप्टर को समझना है। चैप्टर में हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझना है। तो बच्चों हम लोग शुरू करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का क्या नाम है, ध्यान से देखना बच्चों, एकदम बढ़िया से समझना है, एकदम अच्छा से समझना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर लिखा हुआ ना यूरोप में, तो सबसे पहले इस शब्द को समझना है। यूरोप क्या है, उसके बाद जब हम यूरोप समझ जाएंगे तब हम समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। राइट, तो चलो बच्चों सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर में कि यूरोप है क्या। जानते हो मेरे भाई, सुनो ध्यान से देखना। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे पूरा पृथ्वी को, जो संसार है पूरा पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। उसी 7 महाद्वीप में एक है यूरोप महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप है ना। तो वैसे ही बच्चों पृथ्वी जो यूरोप है, यूरोप एक महाद्वीप का नाम है, महाद्वीप है। पूरा बच्चों पृथ्वी पे पूरा पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है। आगे चल के आपको बताते हैं कौन कौन सा महाद्वीप है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे आप समझेंगे। यहाँ पे पृथ्वी 7 महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी जो है 7 महाद्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस 7 महाद्वीपों से पृथ्वी मिलकर के बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना यूरोप जो 6 नंबर पे है ना, 6 नंबर पे है यूरोप जो है बच्चों। अगर देखा जाए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप जो है बच्चों 6 नंबर पे आता है। सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। हम लोग किस में रहते हैं बच्चों, एशिया कंटिनेंट है। ओके, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। हम लोग एशिया महाद्वीप का इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं आज हम लोग यूरोप महाद्वीप का इतिहास पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी का यहाँ पे मैप है, और यहाँ पे 7 महाद्वीप यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा, देखो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इतना दूर में फैला हुआ है, यहाँ पे इंडिया है। देखो यहाँ पे इंडिया दिख रहा है ना, यहाँ पे भारत यहाँ पे दिख रहा है। देखो तो ये एशिया महाद्वीप है, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो इसका इतिहास हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो दूसरा बात करो अफ्रीका। चलो इसमें देखो अफ्रीका कहाँ है, देखो टूडो कहाँ है अफ्रीका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ग्रीन कलर में इतना दूर में ना, इससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है 2 नंबर पे, तो अफ्रीका हो गया। तीसरा बात करें तो देख लो उत्तरी अमेरिका, कहाँ पे है उत्तरी अमेरिका, देख लो यहाँ पे उत्तर अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, देख लो यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद बच्चों 5 नंबर पर अंटार्कटिका कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इतना दूर में ये फैला हुआ है। उसके बाद यूरोप 6 नंबर पे यूरोप है, कहाँ पे यूरोप, यहाँ पे इतना दूर में ये फैला हुआ है, यूरोप हो गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, देखो यहाँ पे इतना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा कौन है, एशिया है। तो बच्चों आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं, हम लोग इतिहास जानने वाले हैं। कहाँ का इतिहास पढ़ेंगे, तो आज हम लोग यूरोप का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरोप पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए यूरोप क्या है, तो आप कहेंगे यूरोप एक महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, उस 7 महाद्वीप में से पृथ्वी कौन सा है, 6ठा महाद्वीप है। 6 नंबर पे इसका यूरोप का स्थान आता है। ठीक है, पृथ्वी पे यूरोप जो है 6ठा महाद्वीप है। अब देखना ध्यान से देखना, यूरोप महाद्वीपों में कुछ देशों के नाम निम्नलिखित है। अब से यूरोप महाद्वीप जो हम लोग पढ़ने वाले, यूरोप में राष्ट्रवाद जो पढ़ने वाले चैप्टर में पढ़े, यूरोप में राष्ट्रवाद,
यूरोप का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस यूरोप महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण देश का नाम देख लेते हैं। ये सभी देश इस इतिहास में, इस पाठ में ये सब आएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग ऑस्ट्रिया का नाम सुनेंगे इसमें, कहीं फ्रांस का नाम सुनेंगे इस इतिहास में, कहीं जर्मनी का नाम सुनेंगे, कहीं हंगरी का नाम, कभी इटली का नाम, पुर्तगाल का नाम, रूस का नाम, यूक्रेन का नाम, तुर्की का नाम, बेल्जियम का नाम, इस सभी का नाम हम लोग बीच बीच में सुनते रहेंगे। तो ये सभी जितने भी देश हैं बच्चों, ये सभी देश किस महाद्वीप में आते हैं? ये सभी देश यूरोप महाद्वीप में आते हैं। ऐसा नहीं, अब देखो, अब यहाँ पे 10 देश का मैं नाम लिखा हूँ, जरूरी नहीं कि 10 ही देश इसमें आते हैं, इसमें बहुत सारे देश, 44 देश इसमें शामिल है। यूरोप महाद्वीप में कितने देश शामिल है? तो यूरोप महाद्वीप में 44 देश शामिल है। हम तो कुछ मेन नाम यहाँ पे लिखे हुए, मुख्य नाम लिखे हुए हैं, जिसका नाम इस चैप्टर में सुनने को मिलने वाला है। सभी नाम नहीं लिखे हैं, सभी का नाम नहीं सुनने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे ये जो यूरोप महाद्वीप है, जो मैप आपको दिख रहा है, ये यूरोप महाद्वीप का मैप दिख रहा है। अब कुछ नाम इसमें आपको दिख भी रहा होगा, जैसे देख यूक्रेन यहाँ पे है ना, यूक्रेन, रूस भी इधर है, कहीं देखो, कहीं रूस दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं देखो इसमें दिख रहा होगा कहीं। अभी तो हाल ही में हम लोग ये हुआ था ना, महायुद्ध, तो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो गया था। यही यहाँ पे तुर्की यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो पोलैंड दिख रहा है, यहाँ पे देखो जर्मनी दिख रहा है, यहाँ देखो फ्रांस दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो पुर्तगाल दिख रहा है, यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ पे सब, यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे कंट्री है ना बच्चों, ये सभी कंट्री, यहाँ पे देखो रशिया, देखो यहाँ पे लिखा है रशिया, यहाँ पे देखो रूस हो गया ना यहाँ पे। तो ये सभी देश का इतिहास इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलो ठीक है, तब आगे हम चलते हैं बच्चों। अभी आपने क्या समझा? अभी आपने केवल इतना समझ लिया बच्चों कि यूरोप आखिर है क्या। तो यूरोप एक महाद्वीप है, कंटिनेंट है। ठीक है, इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो इस महाद्वीप में बच्चों 44 देश है, 44 कंट्रीज है। उसके बाद कुछ यहाँ पे देख लिया कौन कौन सा, ये सब कुछ हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। देखो, अब यूरोप में राष्ट्रवाद जो इतिहास है बच्चों, पाठ है हम लोग का जो पढ़ने वाला है, इसमें पाठ में कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग बात करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इस पाठ में, कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसको हमें पढ़ना है, जिस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, कौन कौन सा टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसका परिचय हमने देखा बच्चों, अभी देखा कि आप यूरोप क्या होता है, अब राष्ट्रवाद क्या होता है ये देखेंगे बच्चों। यूरोप क्या था, उसके बाद राष्ट्रवाद क्या होता है ये देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के कारण देखेंगे, क्या कारण था बच्चों कि फ्रांस में क्रांति हो गया, उसका कारण देखने वाले हैं लोग। उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था, क्या कारण था, क्या इमरजेंसी कारण आ गया, क्या तत्कालिक कारण आ गया कि ये क्रांति हुआ, ये देखेंगे। क्रांति के समय किया गया कार्य देखेंगे, जब क्रांति हो रहा था तो उस समय कौन कौन सा कार्य किया गया ये देखने वाले हैं बच्चों इस पाठ में। उसके बाद क्रांति के बाद किया गया कार्य, जब क्रांति खत्म हो गया तो उस समय उसके बाद कौन कौन सा कार्य किए गए ये देखने वाले हैं बच्चों। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था ये देखेंगे। उसके बाद रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना, ये क्या होता है, रूढ़िवादी क्या होता है, सब समझाएंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद वियना की संधि में लिया गया निर्णय, वियना की संधि जब हुआ तो उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया बच्चों, इसको भी हम इसमें जानने वाले हैं। मेटरनिक युग क्या था इसको भी देखेंगे बच्चों। फ्रांस में क्रांतियों का कुछ दौर चला, कई सालों तक फ्रांस में क्रांति हुआ, तो वो क्रांति देखेंगे जिसमें कुछ मेन क्रांति, मुख्य क्रांति जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति को देखने वाले हैं हम। इसमें बच्चों 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने वाले हैं हम। इटली का एकीकरण कैसे हुआ बच्चों इसको देखने वाले हैं। जर्मनी में जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी इसको देखने वाले हैं। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ ये देखने वाले हैं। और लास्ट में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, बिस्मार्क ने क्या किया, कैसे करके जर्मनी का एकीकरण करवाया, इसको देखने वाला है। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें एक एक करके समझना है, प्यार से समझेंगे। एक एक लेक्चर को आप अच्छा से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनो, हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बढ़िया से समझते हैं, ठीक, आराम से देखो, बढ़िया से ना पेन पेपर लेके बैठ जाओ, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो, लेकिन सुनो, ध्यान दो, लेक्चर के बाद
ये जितना भी यहाँ पे डिफिनेशन हो, जो भी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, जितने भी पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट्स को ना आपको नोट करना है, फेयर बनाना है, बेहतरीन तरीक़े से याद करना है। आज ये लेक्चर कंप्लीट करूँगा, मैं आपको दे दूँगा, दूसरा लेक्चर फिर कल अपलोड करूँगा, और उससे पहले आपको ये सारा चीज़ पूरा कहानी के जैसा एकदम याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, तब मज़ा आएगा बच्चों इतिहास पढ़ने में। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमने ये देख तो लिया यूरोप क्या है, अब हम क्या देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है। देखो प्यार से समझ, ठीक है, पहले हम लोग अपने भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर में राष्ट्रवाद क्या होता है, फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे चलेंगे। ये जो यहाँ पे डिफिनेशन बनाएंगे ना, बस थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज है, थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज एनसीईआरटी से लिया गया है, बट देखो असलियत में वास्तव में राष्ट्रवाद क्या होता है। देखो ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए भाई हम लोग भारत देश के हैं, है ना, भारत में रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अपने देश के प्रति, हमें अपने देश के प्रति क्या होगा, लगाव होगा, हमें अपने देश के प्रति क्या होगा, प्यार होगा, स्नेह होगा। हम लोग अपने देशवासियों के प्रति हम लोग मिलजुल के रहेंगे, एकता की भावना होगी, है ना बच्चों। हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हमारे देश का खंड हो जाए, टुकड़ा हो जाए, टूट जाए, ऐसा नहीं, है ना। तो यही इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एकता, भाईचारा, प्यार, इसी सब की भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये किसके प्रति होनी चाहिए, तो हमारे देश के प्रति होनी चाहिए, हमारे देश में रहने वाले लोगों के प्रति होनी चाहिए। तो फिर से देखो मैंने कितना बात बोल दिया, राष्ट्रवाद क्या है, इसको बेहतरीन तरीके से, मतलब क्या, किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच, फिर से देखना राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है बच्चों, तो किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता, भाईचारा, स्नेह, प्रेम की भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच। अब अभी क्या करा कह रहा है, किसी विशेष भौगोलिक मतलब कि किसी जगह में, किसी देश में, है ना, जगह किसी भी देश में हो सकता है, भौगोलिक, सांस्कृतिक तो किसी भी संस्कृति का हो सकता है, पर सामाजिक किसी भी समाज में आदमी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रहने वाले लोगों के बीच क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, प्यार की भावना होनी चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो तो आप सीधा सीधा कहना, किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर से सुनो, किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता, अखंडता, स्नेह, भाईचारा की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। लेक्चर को सुन करके याद करने की कोशिश करो, एकदम बढ़िया से समझो और पूरा याद कर जाओ। अब ऐसा नहीं कि बस कहानी जैसे याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लिखोगे, रटोगे, याद करोगे। इतिहास देखो, कोई भी आर्ट्स सब्जेक्ट होता है ना, रटने वाली चीज़ नहीं होती है, समझा जाता है। तो आई होप आपको राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्रवाद का परिभाषा समझ में आ गया होगा। किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता, अखंडता, भाईचारा एवं प्यार की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चले, चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अब ये इसमें कुछ पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रवाद थोड़ा सा पॉइंट है, इस बात को थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद कोई अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है बच्चों। ठीक है, जो राष्ट्रवाद जो होता है ना, ये अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हो गया अभी राष्ट्रवाद, अभी मान लीजिए कि किसी इंसान को अपने देश से दुश्मनी है, ये अब ऐसा नहीं कि अचानक उससे प्यार हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा देश, ऐसा नहीं। ये राष्ट्रवाद अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालीन विकासशील प्रक्रिया है। राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनपता है, राष्ट्रवाद का उदय धीरे धीरे लोगों में होता है, अचानक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, वही मैं लिखा हूँ। अब देखो, लगभग 100 से 200 साल पहले की बात करें तो किसी देश या क्षेत्र में राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। सही बात है, देखो ध्यान देना। अब देखो, राष्ट्रवाद अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, राष्ट्रवाद को उत्पन्न होने में, राष्ट्रवाद का जन्म होने में, राष्ट्रवाद का उदय होने में कई साल लग गए, 100-2 साल लग गए। 100-2 साल पीछे अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या है कि कहीं इलाका में, किसी देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले राजतंत्र चलता था, लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, राजतंत्र, राजा का शासन राजतंत्र कहलाता है।
अभी क्या है बच्चों, अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोगों का शासन है। हम लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों, सिविक्स में पहला चैप्टर में बताया था, आप सही की बच्चों, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाया गया शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। इसमें लोग चाहे जैसे चाहे वैसे रह सकता है, लोग चाहे तो अपना सरकार बना सकता है, लोग चाहे तो अपना सरकार गिरा सकता है, इसमें होता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है मेरे भाई, राजतंत्र में ना राजा महाराजा का चलती होती है। उसमें राजा महाराजा जो जैसे कहे वो अपना नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, जो कहे वो कर सकता है, उसमें कोई जनता का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात हुआ बच्चों। देखो तो यहाँ पे ये जो है ना बच्चों, देखो यहाँ पे ये राजा महाराजा बहुत ही दुराचारी एवं निरंकुश हुआ करते थे। ये अपने मनमानी चाहे जो किया करते थे। देखो अभी बच्चों पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है, तो राजा महाराजा जो थे बहुत दुराचारी थे, निरंकुश हुआ करते थे, अपने मनमानी जो मन करो करते थे, अत्याचारी थे, ये सब थे। लेकिन उसी में देखो ध्यान देना, उसी में बच्चों एक सम्राट का नाम, एक राजा था, लुई 14वां फ्रांस का एक सम्राट था, जिसका कहना था कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। इसको याद रखना बच्चों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसका कहना था, किसका कथन था, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वां ये कौन था, तो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का राजा था बच्चों, लुई 14वां। देखो कितना दुराचारी था, कितना अत्याचारी था। इसका क्या करना, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, मैं जो बोल दूंगा वही कानून बन जाएगा। ऐसा होगा क्या, ऐसा कैसे चलेगा, आप जो बोल दोगे वही कानून हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो ये राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना मेरे बाबू, बहुत अत्याचारी होते थे, बहुत दुराचारी होते थे, जो मन करे वो किया करते थे, जो बोल दिए वही कानून बन गया, जो बोल देते थे वही कानून बन गया। किसी भी लोगों को, किसी भी जनता को भलाई नहीं चाहते थे, अपने मन में जो आपको इन लोगों को अच्छा लगे, तो ये पहले चलता था। ठीक है, समाज दो वर्गों में विभाजित था। यह पहला विशेषाधिकार वर्ग एवं दूसरा आम जनता, जिसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। देखो तो पहले बच्चों क्या था, लुई 16वां के समय हम बात करें, जो सम्राट था, जो राजा था, जिसका कहना था मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। उस समय की अगर हम बात करें बच्चों, उस समय की अगर बात करें तो उस समय समाज दो वर्गों में बांटा हुआ था। एक वर्ग का नाम था विशेषाधिकार वर्ग और दूसरे का क्या नाम था, आम जनता वर्ग। अब विशेषाधिकार वर्ग मतलब वही बच्चों जिसमें वे लोग आते थे जिनको राजा महाराजा अपने तरफ से छूट दे दिया किए थे, मतलब कुछ विशेष अधिकार दे दिए थे कि लीजिए आप कुछ जो मन करो कीजिएगा। अब आम जनता वही गरीब मजदूर वे लोग आते थे जिनके जो गरीब थे, जिनके पास धन दौलत नहीं था, वो इस पे आते थे, जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसमें थोड़ा सा और बात हम करते हैं। विशेषाधिकार वर्ग में कुलीन और पादरी आते थे जिन्हें अनेकों अधिकार प्राप्त था। ध्यान देना, विशेषाधिकार वर्ग में कौन कौन आते थे, ध्यान देना। देखो यह कर रहा है, विशेषाधिकार वर्ग में कुलीन और पादरी आते थे, कुलीन और पादरी। अब ये क्या, कुलीन और पादरी मतलब कि जो धनी मनी लोग थे, जो पादरी लोग थे, जो ईसाई मंदिरों में रहा करते थे, वो लोगों को क्या करते थे, लोगों को अंधभक्ति को कुछ बता करके, डरा करके, धमका करके, पैसा लेकर के रख लेते थे लोग। ठीक है, और वो पैसा राजा को ले जा करके देते थे लोग, तो राजा उनको क्या करता था, कुछ छूट दे दिया करता था। ठीक, कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दे देता था और ये धनी मनी लोग अपने मनमानी करते थे लोग। तो इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था, जो धनी मनी लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पादरी लोग थे और जो आम जनता लोग था, इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था बच्चों। इन लोगों को ऐसे भटकना पड़ता था। ठीक है, इन राजा महाराजाओं की निरंकुशता से लोग परेशान रहते थे। इनकी निरंकुशता से लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखा हम लोगों ने क्या समझा बच्चों, राष्ट्रवाद का उदय धीरे धीरे हुआ। देखो तो राजा महाराजा कितना अत्याचार थे, कैसे कैसे कर रहे थे, क्या हुआ, तब जाकर के इन लोगों, जब लोग धीरे धीरे देख रहे थे ना कि राजा महाराजा ऐसे कर रहे हैं, हमें कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को, कुलीनों को, जो धनी मनी लोग हैं उनको, पादरियों को विशेष अधिकार प्राप्त है, हम लोग को नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, इस सबको देख